आपको उस चीजों के बारे में पता नहीं है और आज के टॉपिक को आप आखिरी तक आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बैंकिंग का क्या क्या लिंक होती है, कितने रिलेशंस होते हैं और किस तरीके की एक्टिविटीज होती है। तो आज की जो क्लास है वो आपको बहुत सारे चेक के बारे में, पीडीसी के बारे में, डिपॉजिट्स के बारे में, बैंकिंग डिटेल के बारे में, ऐसी कई प्रकार की चीजों के बारे में मैं आज की क्लास में आपको बताने वाला हूं। अगर इसके अंदर आप जीएसटी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर आज जीएसटी का कोई रोल नहीं होगा। वैसे आपको यहां पर आज आपको यह देखना है कि अगर आप फाइनेंस कंपनी में जाते हैं, अगर आप किसी भी इस ऐसी कंपनी में, ऑटोमोबाइल सेक्टर या किसी में भी जाते हैं जहां पर किसी प्रोडक्ट को हम बेचते हैं और उसके बदले हम जो पैसा होता है वो एक साथ न देते हुए उसको इंस्टॉलमेंट में बनाते हैं, तो ऐसी चीजों के लिए चेक का रोल क्या होगा, ऐसी चीजों को हम करते कैसे, और ऐसी चीजों के लिए आज का टॉपिक बना है और वो है हमारा बैंकिंग, कि किस तरीके से आप बैंकिंग के अंदर चीजें यूज कर सकते हैं। और इस बैंकिंग टॉपिक को अगर आज आपको पढ़ना है तो आपको सीखना पड़ेगा इतनी सारी चीजों को, आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना है कि कौन कौन सी चीजें किस किस काम में आती है। उन सभी चीजों को हम एक 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 करके आपको बताएंगे। ये जो चीज आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना, कई सारे स्टूडेंट्स को इन सब चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होता है, एक अच्छे से अकाउंटेंट को भी पता नहीं है। कई लोग टैली पे काम करते जब भी उनको पता नहीं है, क्योंकि उनका काम सिर्फ बैंक से रिलेटेड होता है, लाइक डिपॉजिट कैसे करना, विड्रॉ कैसे करना। परंतु आज की टॉपिक के अंदर मैं सिर्फ आपको कॉन्ट्रा नहीं बताने वाला हूं, मैं आज की तारीख में आपको बता रहा हूं कि टैली सॉफ्टवेयर के अंदर जो बैंकिंग वाला ऑप्शन होता है, उस बैंकिंग के ऑप्शंस में इन सब चीजों का क्या क्या उपयोग है, इन चीजों को एक एक करके हम लोग देखेंगे। बैंक डिटेल कैसे डाली जाती है, हम देखेंगे चेक डिटेल क्या होती है, हम देखेंगे डिपॉजिट कैसे कैसे होता है, उसके बाद कैंसल चेक कैसे यूज करते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन लाइक बीआरएस क्या होता है, और फिर आ जाएगा पीडीसी क्या होता है। अब इन सब चीजों को मैंने आपके इस 1 घंटे के अंदर की क्लास का ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें कैसे कैसे करना है। तो देखते हैं अपन बैंकिंग फीचर में। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर एक एक चीज के अंदर ले चल रहा हूं कि कौन कौन सी चीज का क्या क्या है। सबसे पहली चीज है कि जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर के अंदर जब आप अपना अकाउंट खोलेंगे, जब आप अपनी बैंक की डिटेल डालेंगे, जो मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा, क्योंकि पहले मैं आपको थ्योरेटिकल बताऊंगा। तो सबसे पहले जब आप बैंक की डिटेल डालते हैं ना, तो आपको बैंक की पूरी डिटेल आना चाहिए, आपके अकाउंट नंबर की डिटेल आना चाहिए, फिर आपका अकाउंट नंबर आना चाहिए, अकाउंट किस टाइप का है वो भी आना चाहिए, आपके बैंक कौन सी और ब्रांच कौन सी वो भी आना चाहिए, आईएफएससी कोड क्या है वो भी आना चाहिए। ऐसी सारी चीजों को मैं आपको टैली के अंदर डाल के दिखाऊंगा। सब अलग अलग बैंक के अलग अलग प्रो फॉर्म होता है, कोई का एसबीआई में अकाउंट होता है, किसी का पंजाब नेशनल बैंक में, किसी का बैंक ऑफ इंडिया में, किसी का बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कई बैंकों के नाम हो सकते हैं। तो सबसे पहले कि जब भी आप बैंक की डिटेल अपने कंप्यूटर के टैली सॉफ्टवेयर में डालें ना, तो एक बात जरूर याद रखिएगा, इन 4-5 चीजों को जरूर स्टोर करके रख ले, लिख के रख ले, या फिर आपका जो बैंक स्टेटमेंट होगा या आपकी पासबुक होगी उसको देखें और उसको देख के डालें कि कौन सी चीज कैसे डाली जाएगी, ताकि आपको जब आप किसी को चेक दें तो आपको चीजें प्रॉपर एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं हम। बैंक की डिटेल के बारे में मैं बताया, इसके बाद आपको बताने वाला हूं चेक डिटेल। याद रखिएगा, टैली के अंदर जब भी आप किसी पार्टी से माल खरीदते हैं, अगर आप उसको अगली तारीख के लिए पीडीसी चेक देते हैं, तो उस चेक की डिटेल आपको अपने टैली सॉफ्टवेयर के अंदर बताना पड़ती है कि आप जो चेक दे रहे हो उस चेक की सीरीज क्या है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पर लिखा कि चेक की सीरीज डाली
मैंने बैंक को बोला कि मेरे को एक चेकबुक चाहिए, तो बैंक ने मेरे से रिक्वेस्ट करी आपको कितने चेक की चेकबुक चाहिए, तो मैंने बोला मुझे 25 चेक की एक चेकबुक की जरूरत है। तो बैंक ने को मैंने एप्लीकेशन दे दी। अब बैंक को एप्लीकेशन दे दी तो याद रखिएगा बैंक ने मुझे जो चेक बुक इश्यू करी, यानी बैंक से जो मुझे चेक बुक आई, उस चेक बुक की सीरीज क्या थी देखिएगा। मान लीजिए मैंने चेक बुक अप्लाई करी तो बैंक ने चेक बुक दी जिसकी स्टार्ट सीरियल नंबर था, वो था 1 2 3 4 5 6। याद रखिएगा कोई भी चेक की डिजिट होती है वो चेक की डिजिट होती है 6 नंबर में होती है, 6 डिजिट में चेक नंबर होता है। ये मेरा चेक स्टार्ट हुआ और एंड कहां पे हुआ 1 2 3 4 25, यानी ये आ गई मेरी एंड सीरियल का एंडिंग। मतलब हुआ कि कुल 1 से शुरू हुआ और 25 पे खत्म हुआ, तो टोटल मेरे पास 25 चेक अवेलेबल है। पर ये मुझे अभी पता है, कंप्यूटर को नहीं पता है। तो जब भी मैं कंप्यूटर के अंदर ये चेक की डिटेल डालूंगा तब मुझे ये सीरियल नंबर या ये कोड डालना पड़ेगा कि जो बैंक से मुझे चेक मिला उसकी एग्जैक्ट कितनी सीरीज थी। जैसे अभी ये चेक एक डमी के तौर पे है, ये इसका चेक नंबर आ गया। और अगर मान लीजिए बैंक से ने इनको चेक नंबर दिया और 25 चेक होगा तो 45 वो आखिरी चेक जो होगा वो आ जाएगा आपका 950045। तो 4 और 2 6 ये होता है। ये MICR कोड होता है चेक के अंदर कि नकली चेक तो नहीं है उसको आइडेंटिफाई। ये RBI का अकाउंट नंबर होता है, RBI की डिटेल। और ये आपका ट्रांजैक्शन कोड होता है, ये ऑलरेडी चेक के अंदर होता है। कभी भी याद रखिएगा यहां पर चेक की डेट डालें। जैसे मान लीजिए आज आपने डाली 22/7/2024। कभी भी ऐसा नहीं है कि एक काम करूं इसको ऐसा करके रख दूं। अगर ऐसा करा तो ये चेक डैमेज हो जाएगा, मान्य नहीं होगा और ये चेक वापस हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा, या फिर आपको फिर ऐसे साइन करके देना पड़ेगा। कोशिश करिए कि जब भी आप ये डालो तो प्रॉपर डालिए ताकि कभी भी चेक में प्रॉब्लम नहीं आए। इस तरीके का पूरा चेक आदत आपको डालना है। अब इसके बारे में यहां पर आप किसको चेक दे रहे हो, आप सेल्फ का चेक दे रहे हो तो क्या होगा, और अगर अकाउंट पे ही दोगे तो क्या होगा अगली विंडो के अंदर ये भी बताने वाला हूं। पैसे में भी याद रखिएगा जब भी आपने अगर 10,000 लिखा तो ऐसे आप कामा लगाइए और जब लकीर खींचते हो ना तो ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, आराम से ऐसा लिखिए। नहीं तो कई बार फ्रॉड करने वाले लोग क्या करते हैं इसे 1 लाख बना देंगे। और यहां पर हमेशा लिखिए 10,000 रुपीज जो भी लिखा है वर्ड्स में लिखना बहुत जरूरी है। पर याद रखिएगा जब लिखो तो इसके आगे भी जगह मत छोड़ना, अदरवाइज वहां पर 1 लाख 10,000 भी लोग कर सकते हैं। ऐसे फ्रॉड बहुत सारे होते हैं। यहां पर हमारी बैंक का चेक नंबर होता है, देखिए इस तरीके से। ये एक डमी चेक था, डेमो के तौर पे मैंने रखा है, जिसमें यहां पर कई बार आता है कि आपका जो चेक होता है आपको ये नहीं पता है कि आपके बैंक का IFSC कोड क्या होता है, तो यहीं पर आपको IFSC कोड भी दिखाई देगा। तो याद रखिएगा ये एक डमी चेक है। अभी मैं जब आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो 25 चेक की सीरीज डालूंगा, ये पूरी सीरीज रहेगी जो आपको आगे देखने को मिलने वाली है। इस तरीके से फिर हम आगे बढ़ते हैं। तीसरी कंडीशन पे मैं आपको जब बताऊंगा, ये जो मैंने पहला जो सीरियल नंबर रखा था उसके हिसाब से ही मैंने सेट करा। अब एक टॉपिक मिलेगा आपको डिपॉजिट। जब भी मैं अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा वहां एक कंटेंट रहेगा डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि टेली के अंदर जब भी आप अगर कैश डिपॉजिट करेंगे, इसका मतलब है अगर आपने नगद जमा किया तो डेबिट आ जाएगा मेरी बैंक का नाम और क्रेडिट आ जाएगा कैश, तो इसे हम लोग बोलते कैश डिपॉजिट। दूसरा आता है चेक डिपॉजिट। चेक डिपॉजिट का मतलब क्या है, जैसा एक कंज्यूमर है, मेरा कस्टमर है जिसकी दुकान का नाम है रवि ऑटो पार्ट्स। इसने क्या करा, मुझे 80,000 रुपए का चेक दिया, तो उसका चेक नंबर ये वाला था। फिर मैंने क्या करा, जो था वो केनरा बैंक का था, मतलब मेरा अकाउंट जो है वो SBI में है।
पर सामने वाला जो चेक दे रहा है वो केनरा बैंक का। तो आप कभी भी गलती मत करिएगा, आपको अपनी बैंक का नाम ही लेना है, बट याद रखिएगा नरेशन में नॉलेज के लिए चेक नंबर और ये लिख देंगे, ताकि भविष्य में कंपनी और आपके बीच में किसी भी टाइप का अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो एज अ प्रूफ के तौर पे भी ये चीजें काम आती कि कंज्यूमर बोल रहा मैंने आपको चेक दिया, मैं बोल रहा हूं मुझे चेक नहीं मिला, तो एक कंफ्यूजन दूर करने के लिए इस तरीके से हम उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। अगर कभी कभी एक चीज आती है कि सर कैंसल चेक कैसा होता है, कई बार आपने देखा होगा, कई बार लोगों को बोलते बैंक ने बोला एक कैंसल चेक ला के दो। मैंने कई बार लोगों को देखा है कैंसल चेक नहीं जानते। याद रखिएगा मैं आपको टेली सिखा रहा हूं, पर टेली के साथ साथ आपको बिजनेस के कुछ काम की चीजें जो आपकी लाइफ में जरूरत होती है उन चीजों को भी मैंने आज की क्लास में इन्वॉल्व किया है। कि एक जो चेक होता है, जब हम किसी को एक चेक दे देते हैं और उस चेक के ऊपर कैंसल लिख देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये चेक का जो चेक नंबर था, ये चेक नंबर अब किसी दूसरे को इश्यू नहीं होगा। और कभी भी हमें चेक की सीरीज देखना है तो ये कई बार बैंक आपसे प्रूफ के तौर पे, नॉलेज के तौर पे या अन्य कार्य के लिए कैंसल ले, तो आप क्या करिएगा, सिर्फ इतना लिख दीजिए, यहां पर ऐसा कर दिया और यहां पर लिख दिया, बस कैंसल लिख देना, इसका मतलब हो गया कैंसल चेक। आपको इतना ज्यादा काटने की जरूरत नहीं है कि इतना काट दे, ऐसी गलती मत करिएगा। कैंसल चेक होता है एकदम सिस्टेमेटिक होता है, आपको केवल इतना करना है कि जैसे ये लिखा है वैसे आप लिख दीजिएगा पेन से कैंसल और बस ये होगा। इसका मतलब है कि ये चेक का उपयोग न तो वो कंपनी कर सकती है न आप कर सकते हो। यह चेक एक तरीके से कंपनी प्रूफ के तौर पे देती कहां पर आपका अकाउंट है, दूसरी चीज आपका अकाउंट की सीरीज क्या है, ये सारी चीजों को मेंशन करने के लिए बैंक को दी जाती है। तो ये एक कैंसल चेक होता है, इसकी भी एंट्री के बारे में अपन आगे चल के देखेंगे। फिर आपको मिलेगा आगे चल के बैंक की स्टेटमेंट। अगर आपके और बैंक के बीच में जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कई बार क्या होता है बैंक आपको स्टेटमेंट भेजती है, स्टेटमेंट में क्या होता है कि जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने किसी व्यक्ति को 1 तारीख का चेक दिया, अब उसने 10 दिन अपने घर के पर रखा और उसने 11 तारीख को बैंक में प्रेजेंट किया और 15 तारीख को उसके अकाउंट में पैसा आया। तो बैंक ने मान लीजिए उसमें 15 तारीख को अगर पैसा जमा किया तो सिंपल सी बात है कि यहां पर वो 15 तारीख आएगी। तो बैंक के स्टेटमेंट के अनुसार आपके केस बुक को मिलान करने की जो प्रोसेस होती है उसको बैंक रिकंसिलेशन या हिंदी में बैंक समाधान विवरण कहा जाता है। तो आप जब बैंक से स्टेटमेंट बुलाते हैं ना, तो इस तरीके का स्टेटमेंट आता है जिसमें रेफरेंस नंबर आएगा, चेक डिटेल्स आ जाएगी, कितना जमा किया, कितना क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपको दिखाई देगी। ये मैंने सिर्फ एक डमी के तौर पे आपके लिए रखा है और अभी हम इसके प्रैक्टिकल्स में देखते हैं। अब बात करते हैं दूसरी। अब क्या होता है जब भी हम जाते हैं बैंक में, या फिर कई बार लोगों को आपने देखा होगा कोई आपको सेल्फ का चेक दे रहा है और कोई दे रहा है अकाउंट पे। अब दोनों चीज को समझ लेना। एक बंदा मेरे पास जॉब करता है, मैंने उसको एक चेक बना के दिया, मान लीजिए उसका नाम लिख दिया, यहां पर मैंने यहां पर उसका नाम लिखा विनय, मैंने यहां नाम लिख दिया विनय, यहां पर पैसा डाल दिया मान लीजिए 10,000 और सील मतलब साइन करके दे दिया। अब ये व्यक्ति, मैंने कौन सी बैंक का चेक दिया, एसबीआई का। अब इस व्यक्ति को जो मेरे यहां एम्प्लॉई है उसको जाना पड़ेगा एसबीआई में और एसबीआई में जाके इस चेक को देगा तो एसबीआई उसको 10,000 रुपया दे देगा। और वाई दी वे ये चेक अगर रास्ते में किसी को मिल गया, उसने बैंक में गया और बोला मैंने विनय हूं, तो हो सकता है उसको भी पैसा मिल जाए। कई बार लोग नाम भी नहीं लिखते, कई बार लोग क्या करते हैं सेल्फ लिख कर दे देते हैं। सेल्फ का भी मतलब होगा कि जो भी व्यक्ति जाएगा बैंक में, चेक दिखाएगा, उसको बैंक से पैसा मिल जाएगा। तो ये चेक जो है वो रिस्की है और ये सेल्फ का चेक होता है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, अपने जिस व्यक्ति के पास बैंक में अकाउंट नहीं होता है उसको दे देते कि भाई ये ले जा, तो चेक से उसका दिखाना भी हो जाता है।
एक आता है अकाउंट पेई। अब अकाउंट पेई चेक की सबसे बड़ी पहचान है कि उसके चेक के ऊपर आप देखोगे इसे, अगर मैंने कॉर्नर पे इसे 2 कर दिया और वहां AC लिख दिया, इसका मतलब है अकाउंट पेई। अकाउंट पेई का मतलब है कि अगर मैंने किसी व्यक्ति को यह चेक बना के दिया, अब वो बैंक में जाएगा तो उसको हैंड टू हैंड पैसा नहीं मिलेगा, वह पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, न कि उसे कैश मिलेगा। हां, एक चीज है, इसके लिए उसे मेरी बैंक SBI में जाने की जरूरत नहीं है, वह उसकी ही बैंक में जाएगा और उसकी बैंक में इस चेक को जमा करेगा, तो बैंक टू बैंक इंटरनली ट्रांजैक्शंस होंगे और उसके अकाउंट में पैसा आएगा। अब अगर यह चेक किसी को मिल भी जाता है तो उसके किसी काम का यह चेक नहीं है, क्योंकि यह पैसा जो होता है, अगर मैंने यहां 2 लाइन लगा दी, इसका मतलब हुआ कि अब उसके अकाउंट में ही पैसा जाएगा, न कि उसे कैश मिलेगा। और इसलिए जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को चेक से पेमेंट करती है तो बाकायदा यहां पर AC लिखती है और 2 लाइन लगा के दे देती है। तो ऐसा चेक कहलाता है सेल्फ का और ऐसा अकाउंट पे। अब एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार आप ये मत सोचिएगा कि चेक अलग अलग होते, चेक अलग अलग नहीं होते, चेक एक जैसे ही रहेंगे। बस अंतर होता है कि जब मैं किसी को अकाउंट पे ही दूंगा तो ऐसी 2 लाइन आएगी, और जिसको अकाउंट पे ही नहीं दूंगा तो उसको इस तरीके से आएगी। और एक मेन इंपॉर्टेंट मेरा वर्ड याद रखिएगा, आपने या आपको, अगर मान लीजिए किसी कंपनी ने आपको एक चेक दिया और अगर वो चेक मेरे पास 3 महीने से ज्यादा पड़ा हुआ हो गया, जिस पे डेट डली थी मान लीजिए 1 अप्रैल, तो अप्रैल, मई, जून और 1 जुलाई को मैं बैंक में जाऊंगा, तो वो चेक कोई काम का नहीं है, वो चेक वेस्टेज है, वो एक कागज बन चुका है। क्यों? क्योंकि चेक की वैलिडिटी गवर्नमेंट ने जो करी है वो कर दी है 3 मंथ वैलिडिटी है। यानी अगर आपने किसी को चेक के ऊपर डेट डाल के दी तो उस डेट से अगले 3 महीने तक वह चेक वैलिड रहेगा। अगर उससे एक भी दिन अगर ऊपर हो जाता है तो बैंक उस चेक को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो याद रखिएगा, आप किसी से चेक लेते हैं तो आपको इस बात का भी स्पेशली विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले से जो चेक आया मैंने सही टाइम पे बैंक में रिप्रेजेंट करा है कि नहीं। अगर गलती से रखा हुआ रह गया फिर वो कोई काम का नहीं है। जैसे 500 का नोट आपने देखा, ये पहले 2000 रुपए का नोट आपने देखा, जिनके यहां पड़ा रह गया वो पड़ा रह गया, अब वो कोई काम का नहीं है। उसी प्रकार से 3 महीने के बाद चेक की कोई वैलिडिटी, कोई मतलब नहीं होता है। इन बातों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं, मेरा एक लास्ट सेक्शन होता है, वो होता है PDC क्या होता है, इस बात समझिएगा। पहले तो एक बात समझिए, PDC का मतलब होता है पोस्ट डेटेड चेक। यानी कि अगर मैंने 1 अप्रैल को किसी से कोई गाड़ी परचेस करी और मैंने उसका फाइनेंस करवाया और फाइनेंस अगले 6 महीने के लिए है, अल्टरनेट मंथ है, तो मैं क्या करूंगा, जब उस कंपनी को अगली तारीख के चेक आज ही बना के दे दूंगा, परंतु डेट उस तारीख की डालूंगा जिस तारीख को वो बैंक में जाके पैसा लेगा। तो ऐसी डेट को बोला जाता है या ऐसे चेक को बोला जाता है PDC चेक या पोस्ट डेटेड चेक। ऐसी कंडीशन पे याद रखिएगा, पोस्ट डेटेड चेक जो होता है उसकी, अगर मैंने किसी व्यक्ति को मान लीजिए 1 अगस्त का चेक दिया और आज उसको दे दिया मैंने 1 अगस्त डाल के, अगर मान लीजिए आज 22 जुलाई को वो बैंक में जाएगा तो बैंक उसको मना करके भगा देगी, परंतु वो 1 तारीख को जाएगा तो बैंक उसको उसका चेक एक्सेप्ट कर लेगी, उसके अकाउंट में लगा देगी, आपको कोई टेंशन नहीं है। तो याद रखिएगा, पोस्ट डेटेड चेक का मतलब होता है जब किसी कंपनी द्वारा किसी अगली तारीख का चेक दिया जाता है, ऐसे चेक को PDC चेक या पोस्ट डेटेड चेक कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या करा, सिटी होंडा से मैंने 60,000 रुपए की एक्टिवा परचेस करी, फाइनेंस करवाई, 3 चेक दिए उसको अलग अलग महीने के। ये देखिए मैंने अलग अलग महीने के 3 चेक दिए और चेक नंबर भी अलग अलग है। याद रखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं, एक दुकान है, मेरे को एक गाड़ी की जरूरत पड़ी तो मैं सिटी होंडा गया, मैंने 1 अप्रैल 2024 को
एक गाड़ी मान लीजिए मैंने परचेस करी, यहां सेल को मैं कर देता हूं, मैंने परचेस करी 1 अप्रैल को मैंने गाड़ी परचेस करी और एक्टिवा परचेस करी जिसकी कॉस्ट थी 60,000 रुपए और जिस दुकानदार से खरीदी उसका नाम है सेठी हुंडा। तो यहां पर याद रखने वाली डेट है कि मैं परचेज डेट है वो है मेरी 1 अप्रैल। अब मैंने गाड़ी तो ले ली, अब गाड़ी लेने के बाद मेरी फाइनेंस कंपनी ने मुझे बोला कि सर एक काम करिए, आप हमें गाड़ी के 3 अलग अलग महीने के चेक दे दीजिए। तो मैंने गाड़ी ली और गाड़ी के बाद एक चेक बुक निकाली, एक चेक दिया मैंने 5वें महीने का 20,000 रुपए का, चेक नंबर 1, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, चेक की सीरीज मेरे पास 1 से लेके 25 तक की थी। उसी दिन बैठ के मैंने दूसरा चेक दिया, 7वें महीने का दिया, 20,000 रुपए का दिया। चेक का नंबर बदल भी सकता है बट मैंने कंटिन्यू वाला लिया। तीसरा चेक लिया, 9वें महीने का लिया, 20,000 रुपए का, और ये चेक नंबर 3। मतलब ये होता कि ये भी मेरे हाथ में है, ये भी मेरे हाथ में, बट मैंने एक एग्जाम्पल भी ऐसा इजी लिया कि मैं गाड़ी ले रहा हूं 1 अप्रैल को और चेक बना के दे रहा हूं मई जून, यहां पर लिया हमने मई, जून जाएगा जुलाई, अगस्त जाएगा सितंबर, इस तरीके से लिया। तो ये जो डेट कहलाती है इसको बोला जाता है पीडीसी डेट और इसको बोला जाता है चेक इश्यू डेट। इस तारीख को मैंने चेक इश्यू किया मतलब दिया, तो इसको चेक इश्यू डेट बोलते हैं और इसको बोलते हैं पीडीसी डेट। मतलब मैंने सामने वाले को 1 अप्रैल को बैठ के बना के दे दिया 3 अलग अलग महीने का। बट अगर आपको यहां पर कुछ कंफ्यूजन होगा तो हम इसका एक प्रैक्टिकल तो देखेंगे और वहां पर ये सब चीजें मैं करके दिखाने वाला हूं। और इसी चीज को अभी अपन चलते हैं कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिकल में उपयोग किया जाता है, और यही चीज जो मैंने अभी आपके सामने करी है इसको हम किस तरीके से यूज में लेने वाले हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले अब हम चलते हैं कि यही चीज को प्रैक्टिकल हम कैसे करेंगे, प्रैक्टिकल करने का तरीका क्या होगा। तो इसके प्रैक्टिकल को समझने के बाद 99% बोल रहा हूं आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि टैली के अंदर बैंकिंग का क्या रोल होता है, टैली के अंदर बैंकिंग क्या काम आती है, टैली के अंदर बैंकिंग में एंट्री कैसे की जाती है। इन सभी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक आ गया बैंकिंग एंट्री, या फिर बैंकिंग के बजाय मैंने यहां पर कर दिया कमलेश हुंडा, ये ले लिया, कंपनी बना दी मैंने इंदौर रोड भोपाल, स्टेट मध्य प्रदेश, पिन कोड ले लिया मैंने। इतना सब करने के बाद आप पूरी कंपनी याद रखिएगा, हर चीज मैंने ये जो कंपनी बनाई उसी डेट के हिसाब से बनाई जिसके हिसाब से मैंने आपको अभी प्रेजेंटेशन दिया। अब इस चीज को मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल, सबसे पहला काम, अभी आपको कोई जीएसटी एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। अभी तक रोज हम जीएसटी एक्टिवेट करते थे, अब हमें जीएसटी एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अभी जीएसटी का कोई रोल नहीं बता रहा हूं। तो आज आपको मेंटली फ्री रहना है कि जीएसटी कोई भी चीज सर बताने वाले नहीं है। मैं आज आपको जो बताने वाला मेन मेन्यू जिसका नाम है ये बैंकिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, इस बैंकिंग पे क्लिक करेंगे तो मैं आज इन सब चीजों को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं कि किस तरीके से आप इन चीजों का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहला काम, एक एक चीज यानी कि जितनी भी आप एंट्री कर हमने पीछे पढ़ के आए हैं उन सब एंट्री को कैसे आप अपने कंप्यूटर के अंदर डालेंगे और जब आप इसे बैंकिंग में जाके देखेंगे तो कैसी कैसी बैंकिंग की डिटेल आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं, कुछ बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वाउचर में जाएंगे। तो सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री आप भी जानते हैं, F6 बिजनेस स्टार्ट। यहां पर हम गए, हमने यहां पर कर दिया कैपिटल अकाउंट, यहां पर आ गया कैपिटल। मैंने अपने बिजनेस में
5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया, डेबिट आ जाएगा कैश। इसका मतलब होता है कि जब हमने अपना बिजनेस शुरू किया तो 5 लाख रुपया बिजनेस में लगाया। आप सोच रहे होंगे सर ये एंट्री क्यों करी? मैंने ये एंट्री इसलिए करी कि अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं बैंक में डिपॉजिट वाली एंट्री नहीं कर पाऊंगा और मेरे पास कंप्यूटर नेगेटिव केस का एक मैसेज देगा। इसका मतलब है कि अभी मैंने बिजनेस में 5 लाख रुपया 1 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट किया। दिस इज माय फर्स्ट एंट्री। एक एक चीज को आप समझिएगा और इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अब मैंने बिजनेस में 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया, अब मैं बैंक में पैसा जमा करने जा रहा हूं तो मेरे पास बैंक की डिटेल अभी अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले अब यहां पर मैं बैंक की डिटेल डालना सिखा रहा हूं। जो मैंने यहां बताया था वही की वही मैं यहां पर गया, मैंने लेजर डाला। मेरा लेजर अकाउंट जो है मान लीजिए एसबीआई में मेरा करंट अकाउंट है तो मैंने यहां ले लिया एसबीआई करंट अकाउंट। यहां पर हम देंगे ग्रुप, कौन से ग्रुप से जोड़ेंगे? तो हम यहां पर जोड़ने वाले हैं बैंक ग्रुप से। तो यहां पर हमारी कंपनी के नाम का अकाउंट ऑटोमेटिकली आ गया। आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा 90020008558042। यहां पर हमने कुछ भी डाल दिया, मन से हमने डाल दिया। एक डमी डाल रहा हूं, कुछ भी सही नहीं है, गलत है। आईएफएससी कोड कुछ भी डाल दिया मैंने, स्विफ्ट कोड अभी मैंने कुछ भी डाल दिया। याद रखिएगा रियल लाइफ में आपको अपना अकाउंट नंबर सही डालना है। अभी मैं लाइव पढ़ा रहा हूं, अभी मैंने कोई भी लेजर सही नहीं डाला है। डिटेल भी यहीं पर मैं जाता हूं। इसके बाद अगर आप यहां जाएंगे तो आपको ऐसा लगे अगर डिटेल डालना है तो आप अपनी डिटेल भी प्रॉपर डालिएगा। अगर आपकी डिटेल गलत होगी तो आपका अकाउंट में उस समय एरर देगा। तो मैंने यहां पर कुछ भी नहीं डालना है तो एंटर कर दिया। अब ब्रांच कहां पर ले लिया हमने? आनंद नगर ले लिया। अब आता है कंप्यूटर आपसे पूछता है कि आपको जो बैंक से चेकबुक मिली है उसकी सीरीज क्या है? मैंने बोला था चेक नंबर 6 डिजिट में आता है। अब 6 डिजिट में आने के बाद मैंने यहां से यस किया तो बैंक से मुझे 25 चेक की जो चेक बुक मिली है उसकी सीरीज है 1 2 3 4 5 देन 6। एंड कहां पे हुई? 1 2 3 4 5 6 25 पे खत्म हो गई। ध्यान से देखिएगा, जब मुझे बैंक से चेक बुक मिली तो उसकी सीरीज है 1 से स्टार्ट हुई 25 पे खत्म हुई। तो मेरे पास 25 चेक की चेक बुक आपको यहां पर रिलीज हो गई। और जब आप चेक प्रिंट करवाएंगे अगर प्रिंटर से भी तो उस पर क्या लिखा हुआ आ जाए? कमलेश होंडा। जो भी हमारी कंपनी का नाम प्रिंट हो तो मैंने यहां पर एंटर कर दिया। इसके बाद आती है चेक की डिटेल भी आती है। अगर आप चेक प्रिंटिंग करेंगे तो फिर आपको ये डिटेल फिल करना पड़ेगी। ये चीज बहुत माइनर है जी। आपने देखा होगा अक्सर कि हर एक बैंक के चेक की साइज अलग अलग होती है। आपको एक बार आपका एसबीआई का चेक है तो उसका पूरा साइज इसमें सेट कर दीजिए। इसके बाद आप अगर किसी कंज्यूमर को अगर चेक दे रहे तो आपको हाथ से लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट प्रिंटर से भी चेक प्रिंट करवा सकते हैं। तो इस चीज के लिए मैं आपको अलग से एक बार प्रिंटिंग सेटिंग बताऊंगा, वो वीडियो में भी हो सकता है। तो इसे अभी आप कैंसिल करके इतना करके बाहर आ जाइए। अभी मैंने आपके सामने जो टॉपिक देखे थे उन टॉपिक में बैंक डिटेल डालना सिखाया, चेक डिटेल डालना सिखाया। एटलीस्ट आपको पता भी नहीं चला और आपने दो चीज कि किस तरीके से टैली के अंदर अभी हम यहां बैंकिंग में जाएंगे। अगर हम यहां पर देखने जाएंगे चेक रजिस्टर तो आप यहां पर जब देखेंगे बैंकिंग में जाएंगे, यहां पर चेक रजिस्टर में जाएंगे, ये देखिए आपको पूरी 25 चेक अवेलेबल है, वो सीरीज आपके सामने आ चुकी है। अब बात करते हैं हम बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट करें, क्योंकि बैंक में अकाउंट तो आपका ओपन ऑलरेडी हो चुका है। तो हम जाने वाले हैं अकाउंटिंग में जाएंगे। अकाउंटिंग में जाने के बाद हमारे पास से पैसा गया, हमारे पास से अगर पैसा गया, कहां गया? अभी हमने खर्चा नहीं किया, अभी हम बैंक में जमा कर रहे हैं तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी। अगर मैं कैश रुपया लेके गया मेरे घर से, मान लीजिए मैं 1 लाख रुपया लेके गया, कौन सी बैंक में जमा करना? एसबीआई में।
तो मैंने एसबीआई करा, तो मेरा कंप्यूटर मुझसे पूछ रहा है कि अगर आप कैश जमा कर रहे हो तो 500 के कितने नोट थे, तो मैंने बोला 200 नोट थे। तो तब जाके 1 लाख रुपया मैंने अभी मेरे बैंक अकाउंट में जमा किया, और ये जो मैंने जमा किया इसे बोला जाता है कैश डिपॉजिट। आप याद रखिएगा, ऐसे ट्रांजैक्शन को बोला जाता है कैश डिपॉजिट। अब आता है चेक डिपॉजिट। देखिए, कैश डिपॉजिट का मतलब है मैं नगद पैसा ले गया, मैंने बैंक में जाके जमा किया। चेक डिपॉजिट का मतलब है किसी कंज्यूमर से मुझे चेक मिला और उस चेक को मैंने जाकर बैंक में जमा किया, तो ऐसी चीज को बोला जाता है चेक डिपॉजिट। तो यहां पर हम गए, हमने रिसिप्ट बटन दबाया। जिस व्यक्ति से मुझे चेक मिला, रवि ऑटो पार्ट्स खरगोन, ये मेरा डेटर से, ये मेरी दुकान से, मेरी कंपनी से प्रॉपर माल परचेस करते रहता है, तो ये कहलाएगा मेरा डेटर्स। कस्टमर है जो मुझे एडवांस पैसा दे रहा है, अभी उसको मैंने माल नहीं भिजवाया, फिर भी उसने मुझे 80,000 रुपीज का चेक दिया। अब वो उसने एडवांस पैसा दिया, तो मैं यहां पर जाके एडवांस पे जाके एंटर करूंगा, और जैसे मैंने एंटर किया तो अब मेरे से कंप्यूटर पूछ रहा है कि जो चेक कंज्यूमर आपको देता है उसे आप कहां जमा करते हैं, तो हम वैसे चेक को अपने बैंक अकाउंट में जाके जमा करते हैं। फिर यहां पर उस व्यक्ति की चेक की डिटेल डालेंगे जो उसने दी, और कौन सी बैंक का चेक दिया वो भी हमें डालना है। मान लीजिए उसने मुझे केनरा बैंक का चेक दिया, तो मुझे केनरा बैंक डालना पड़ेगा। समझ लीजिएगा, यहां सामने वाला कंज्यूमर कस्टमर मुझे चेक दे रहा है, उसकी बैंक का नाम केनरा है, और वो चेक जो मैं जमा कर रहा हूं वो मैं मेरी बैंक में जमा कर रहा हूं, और मेरी बैंक है एसबीआई बैंक। याद रखिएगा, इसे बोला जाता है, ये दो एक्टिविटीज जो मैंने करी जिसे हम बोलते हैं कैश डिपॉजिट एंड चेक डिपॉजिट। तो जैसे हम बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे, यहां पर आपको मिलेगा डिपॉजिट मिलेगा, आप एंटर करिए। देखिए आपके सामने यहां पर रवि ऑटो पार्ट्स का 80,000 का दिख रहा है, और अगर मुझे कैश डिपॉजिट देखना है तो कैश बटन दबाऊंगा, मुझे चेक डिपॉजिट देखना है तो चेक। इसका मतलब है मैंने कैश कितना जमा किया, और इसका मतलब है मैंने चेक का कितना जमा किया। इस तरीके से भी आप उपयोग करके देख सकते हो। ये बेसिक चीजें हो गई जो कि मैंने आपको पहले बैंक की डिटेल बताई, सेकंड में चेक डिटेल कैसे डालते हैं, और थर्ड में डिपॉजिट कैसे बताई। अभी कैंसल चेक का आगे हम देखेंगे, आगे बीआरएस भी देखेंगे, पर इसके पहले हम देखने वाले एक गाड़ी खरीदेंगे, और गाड़ी खरीदने के बाद अगली तारीख के हम चेक कैसे देते हैं, तो मैं वो भी आपको बताने वाला हूं। तो उस अगली तारीख के चेक के लिए मैं पहले गाड़ी परचेस करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग में गए, जो अभी मैंने आपको बताया था पीडीसी, तो अगला जो टाइटल अब जो चालू हो रहा है वो हमारा पीडीसी का है। तो पीडीसी के लिए सबसे पहले मैंने एक गाड़ी परचेस करने वाला हूं, जो कि 1 अप्रैल को मैं परचेस कर रहा हूं। मैंने बिल नंबर डाला, अब यहां पर गाड़ी मैंने आइटम इनवाइस कर दिया, चेंज मोड में गया और मैंने आइटम इनवाइस कर दिया। मान लीजिए मैंने कंपनी का नाम जिससे मैं बाइक खरीद रहा हूं, उस कंपनी का नाम है सेठी होंडा लिमिटेड, ये मेरा कहलाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। उस दुकानदार का नाम जिससे मैं गाड़ी परचेस कर रहा हूं, ये उस दुकानदार का नाम डाला। मैंने यहां पर लेजर डाला परचेस, इसका मतलब है मैं परचेस कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, क्रेडिट परचेस कर रहा हूं, पार्टी नेम देन परचेस। क्या खरीदा मैंने, तो याद है मैंने गाड़ी की डिटेल डाली थी, तो मैंने यहां लिख दिया एक्टिवा 3G। अभी मैंने यहां पर गया, 2 व्हीलर डाली, उसके बाद कैटेगरी कौन सी कंपनी की 2 व्हीलर, तो मैंने यहां पर कर दिया होंडा की है। फिर काय में खरीदते बेचते हैं, तो हमने तुरंत अल्टर सी करा, पीसेस किया। इस तरीके से आपने एक चीज देखी कि मैंने क्या खरीदा, एक्टिवा 3G करी, 2 व्हीलर खरीदी होंडा कंपनी की, और पीस में ये अभी मैं गाड़ी परचेस कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा पूरा, एक गाड़ी परचेस करी, कौन सी तारीख को, 1 अप्रैल को। मैंने आपको अभी बताया था कि 1 अप्रैल को हम गाड़ी खरीद रहे हैं और अगली तारीख के चेक देंगे।
तो मैंने 60,000 रुपए में एक गाड़ी परचेस करी। अगर मैं जीएसटी लगाना चाहता तो लगा सकता था, पर चूंकि उससे आपका ये वाली चीज दूर हो जाती और जीएसटी में आप कंफ्यूज हो जाते। तो आपको जीएसटी वैसे लगाना जैसा रियल लाइफ पे लगाते, आप टू व्हीलर पे सेट कराते तो यहां भी हो जाती। हमने 60,000 रुपए की गाड़ी परचेस करके ले आए, ये आ गई। अब गाड़ी का पैसा नहीं दिया, मेरे सामने फाइनेंस कंपनी वाला बंदा बैठा हुआ था, व्यक्ति बैठा हुआ था, ऑफिसर बैठा हुआ था। बोले सर आपकी गाड़ी रेडी है, अब आप हमें चेक बना के दे दो 3 अलग अलग महीने के। अब जब मैं किसी को अगली तारीख के चेक देने वाला हूं तो ऐसे चेक को बोला जाता है पोस्ट डेटेड चेक। ये देखिए पोस्ट डेटेड बटन दबाया, और जैसे मैंने पोस्ट डेटेड बटन दबाया, अब यहां मेरी 3 स्टेप 3 बार में आप सीख जाओगे। सबसे मैंने पोस्ट डेटेड बटन दबाया, ये दिख रहा है यहां पे। पोस्ट डेटेड बटन दबाने के बाद डेट डालूंगा। पहला चेक दे रहा हूं 5वें महीने का, तो 1/5 किया। तो पहले तो हमने पेमेंट बटन दबाई, फिर हमने डेट बटन दबाई, उसके बाद हमने किसको पैसा दे रहे जिससे हमने गाड़ी परचेस करी। अभी हमने अगली तारीख का चेक दिया, सेठी हुंडा को दिया। आप खुद ही देखेंगे सेठी हुंडा को हमने चेक दे रहे, तो फिर से देख लो। अकाउंटिंग में गए, सबसे पहले पेमेंट बटन दबाइए, 3 स्टेप। सबसे पहले पेमेंट बटन, पेमेंट बटन दबाने के बाद पोस्ट डेटेड बटन लाइक 2 स्टेप। थर्ड स्टेप F2 बटन दबाएंगे, लाइक हमें डेट डालना है। तो हमने 1/5 डाली, बस ये 3 स्टेप दी। हमने गाड़ी सेठी हुंडा को पैसा दिया। अभी इसका हिसाब क्या बता रहा है कि हमें 20,000 देना, 60,000 देना है। तो मैंने पहला 20,000 रुपए का चेक बनाया। कंप्यूटर समझदार है, उसने यहां पर एडजस्टमेंट किया। तो मैंने यहां पर 20,000, कौन सी बैंक का चेक दे रहा हूं मैं, एसबीआई बैंक का चेक दे रहा हूं। आप देखिए चेक की सीरीज भी अपने आप आ गई, 0 से लेके 25। अभी तक मैंने किसी को भी चेक नहीं दिया, तो यहां चेक नंबर भी आ गया। अब इसके बाद चेक के ऊपर डेट क्या डाल के दी, मैंने मई की डेट डाल के दी। और इश्यू डेट का मतलब होता है आज, भाई मेरा कंप्यूटर है, डेट बदलती है तो मैं यहां पर आ गया, पर आपके कंप्यूटर में डेट बदलेगी नहीं, तो आप 1 अप्रैल ही डालना। मैंने इसलिए आपको एग्जांपल के लिए 1 अप्रैल ही डाला। तो मैंने 1/4/2024 डाला। यहां बातें समझिएगा, ये चेक की सीरीज आ गई, ये मैंने डाल के दिया चेक के ऊपर 1 मई, और जिस दिन बना के दे रहा हूं वो है 1 अप्रैल। और यहां चाहें तो आप अपने नॉलेज के लिए लिख देंगे क्या, एक्टिवा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंटर किया, ये पहला इंस्टॉलमेंट में दे चुका हूं। अब फिर सामने वाला जो फाइनेंस कंपनी वाला मुझसे 3 चेक मांग रहा है, 1 चेक दिया। फिर मैं वही रिपीट करने वाला हूं, पहले पोस्ट डेटेड बटन दबाऊंगा, इसके बाद डेट में जाऊंगा, अगला दे दूंगा, एक साथ डेट डालूंगा, किस पार्टी को देने वाला हूं उसका नाम डालूंगा। मैंने 20,000 किया, अगेन एडजस्टमेंट किया, एसबीआई का चेक दिया। यहां पर आ जाएगा चेक नंबर, आप बदलना चाहो बदल भी सकते हो, ऑटोमेटिक आ जाता है। इश्यू करने की तारीख है 1 अप्रैल 2024। मैंने नॉलेज के लिए लिख दिया सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ एक्टिवा, ताकि कहीं कंफ्यूजन ना हो, ये हो गया। और लास्ट और तीसरा चेक दे रहा हूं, फिर से सेम पेमेंट ऑलरेडी लिखा है। अब आपको केवल पोस्ट डेटेड बटन दबाना है, वो आ गया। उसके बाद आपको डेट बटन दबाना है, अगली तारीख डालने वाला हूं 1/9। मैं किसको दे रहा हूं, मैंने सेठी हुंडा को फिर से एक चेक दिया, सितंबर का दे रहा हूं, कितने का है 20,000 का। अगेन एडजस्टमेंट, देखो आप खुद भी कंप्यूटर बोलते बताते जा रहा है आपको कि भाई आपकी जो गाड़ी थी, आपकी 60,000 की गाड़ी के एक एक करके 20,000 तक एडजस्टमेंट हो गया है। बस इतना करके 3rd नंबर का चेक आ गया, और मैंने यहां लिख दिया लास्ट इंस्टॉलमेंट। इतना करने के बाद आप बाहर आ जाइए। अब अगर आप ये चाहते हैं कि मैंने जो इंस्टॉलमेंट दिए ये देखना चाहते हैं, तो आप जाइएगा देखने के लिए डिस्प्ले में, आप जाइएगा देखने के लिए अकाउंट बुक्स में, वहां पर आपको दिखाई देगा लेजर, और लेजर पे जब आप जाएंगे तो आपको सेठी हुंडा का अकाउंट दिखेगा,
और इस अकाउंट में जाके आपको एक बात ध्यान रखना है, स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च डाल दीजिए। आपने याद रखिएगा, अभी मैंने गाड़ी जो परचेस करी थी, आप खुद देखिए 60,000 की खरीदी थी। मैंने पेमेंट तो कर दिया है पर सभी को पोस्ट डेटेड किया है, अभी मेरे अकाउंट में से पैसा नहीं ट्रांसफर हुआ है। अभी जो भी दिया है मैंने सभी की सभी पोस्ट डेटेड चेक दिए, ऐसे चेक को बोला जाता है पीडीसी चेक। ये चेक मैंने दिए। अब क्या हुआ, अब ध्यान से देखिएगा इसी चीज को। अगर आप बैंकिंग में जाएंगे और यहां पर देखना चाहते हैं, आप अगर पोस्ट डेटेड समरी देखना चाहते हैं, एंटर करिए। देखिए 3 अलग अलग तारीख के 3 चेक दिखाई दे रहे हैं। अब क्या हुआ, मान लीजिए पहला चेक मेरे अकाउंट में से निकल गया, मेरे मोबाइल में मैसेज आया कि इस नंबर का चेक का पैसा जिस पार्टी से मैंने गाड़ी खरीदी थी उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। तो मैं मेरे घर केवल एंटर करूंगा और ये जो पोस्ट डेटेड लिखा हुआ आ रहा है, इसे आप केवल करंट बटन दबा दीजिए और करंट बटन दबाने के बाद केवल आपको एंटर करना है। तो पहला चेक का पैसा ट्रांसफर हो गया। फिर हमने सेकंड में भी वैसे ही किया। अभी हम यहां जाएंगे, करंट बटन दबाएंगे, केवल एंटर करके आ जाएंगे। एंड थर्ड अभी हमारा ट्रांसफर हो रहा है। अभी हमने एंटर किया, यहां पर जाके करंट बटन दबाया और बस आपको ऐसा करके एंटर करना। इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि मेरे जो पीडीसी दिए गए चेक थे वो पैसा मेरे अकाउंट से निकल चुका है। अगर आप देखना चाहेंगे तो आप यहां से जाएंगे। अगर आपको डिटेल देखना है तो डिस्प्ले में जाइए, वहां आपको अकाउंट बुक्स मिलेगा, वहां पर आपको लेजर मिलेगा और वहीं पर आपको सेठी होंडा का लेजर मिलेगा। अब अगर आप पीरियड देखना चाहते हैं तो अब आप डालिए 1 अप्रैल से लेके 31/3, कुछ देर पहले यहां पर पोस्ट डेटेड लिखा हुआ आ रहा था, अब पोस्ट डेटेड नहीं आ रहा है। इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि आपके अकाउंट से पैसा निकल चुका है और उस पार्टी के अकाउंट में जमा हो गया। मतलब हमारी गाड़ी की किस्तें यहां से क्लियर हो गए। अब आगे बात करते हैं। हमने बैंकिंग में गए, अभी हमने आपको देख लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, अभी ये होता है कि मैंने किसी पार्टी को गलती से सेठी होंडा को एक चेक दे दिया, जबकि देना नहीं था। मेरे से गलती हो गई, मैंने सेठी होंडा को 65,000 का एक चेक गलती से बना के दे दिया मान लीजिए। तो उस चेक को कैंसिल कैसे करेंगे, 65,000 किया, एंटर करके हम बाहर आ गए। मान लीजिए 4 नंबर का जो चेक था वो मैंने सेठी होंडा को दिया। अब अचानक याद आया वो बैंक कंपनी ने मुझे चेक ला के दिया, अब वो चेक किसी के काम का नहीं है, मतलब मैं भी अब किसी को नहीं दे सकता हूं, दूंगा तो बाउंस हो जाएगा, क्योंकि चेक के अंदर किसी भी प्रकार का चेंजेस, एडिटिंग, काटा पीटी नहीं चलती है। ऐसी कंडीशन पे मैं बैंकिंग में जाऊंगा, बैंकिंग में चेक रजिस्टर में जाऊंगा। टोटल 25 चेक में से 4 चेक अनकॉन्सिल्ड है, एंटर करिए। ये जो 65,000 रुपए का चेक कोई काम का नहीं है, आप उस पर जाकर केवल एंटर करेंगे और ये जो चेक अगर आपके पास है, जैसे ये जो भी चेक आपके पास आया है, इस चेक को अगर आप चाहें तो अलग अलग टाइप से इसको यूज में ले सकते हैं, चाहें तो इस चेक को कैंसिल भी कर सकते हैं। चेक की रेंज भी बताएगा, चेक का स्टेटस भी बताएगा, अगर आपको यहीं पर कैंसिल चेक है तो वो भी बताएगा। तो आप यहीं पर बैठकर अल्टर सी से यहाँ पर हम जाएंगे और हम लोग इसको यूज में ले सकते हैं। यहाँ पर डिटेल्स भी बताएगा, आप यहाँ पर मोर डिटेल बताएगा कि आपका क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए पूरी डिटेल आपको यहाँ पर शो करेगा। तो अगर आप इस चेक को कैंसिल करना चाहें तो आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर डिटेल भी दिखाई देगी, आपको हर एक चीज़ यहाँ पर मिलेगी। तो ये हमारा एक चेक हो जाएगा। और अभी अगर इन चेक को अगर मान लीजिए यहाँ पर मिल रहा है, ये चेक की स्टेटस डालना चाहो तो चेक को डाल भी सकते हो। पर एक याद रखिए, जैसे ये जो चेक है, अभी मान लीजिए यहाँ पर ये चेक तो आ गया, अब इसको डिलीट करना है तो अल्टर डी करके आप डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर कई प्रकार की चीजें दिखाई देती है। जब भी आपको यहाँ नरेशन, चेक, मेथड, बहुत सारी चीज F12 बटन दबाने से भी आती है। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक एक करके जा रहे हैं और किस तरीके से क्या क्या यूज करने वाले हैं। अब हमारा जो मेन मोटो था
वो ये था कि भाई हमने चेक दे दिया। अब बैंक रिकंसिलेशन क्या होता है, थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए। जैसे मैंने यहां पर गया बैंक रिकंसिलेशन, अब आप देख रहे हैं कि ये बैंक रिकंसिलेशन एक वही है कि आपके और बैंक के बीच में होने वाले ट्रांजैक्शन को मैच करने की प्रोसेस, प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं यहां पर बैंक रिकंसिलेशन। ये इसलिए किया जाता है कि मैंने किसी पार्टी को 1 तारीख का चेक दिया था, वो 10 दिन बाद बैंक में गया और पैसा विड्रॉ किया, तो मेरे अकाउंट से 10 दिन बाद गया, पैसा कम हुआ, तो जब बैंक मुझे स्टेटमेंट देगी तो वो 10 तारीख में डेट को मेरे अकाउंट में से पैसा माइनस करना दिखाएगी। जैसे अभी आपके सामने ये चेक की पूरी सीरीज दिखाई दे रही। मान लीजिए 1 नंबर का चेक जो मैं बैंक में पैसा जमा करने गया था, मैं 1 अप्रैल को गया था, पर मेरे अकाउंट में 2 तारीख को वो पैसा ट्रांसफर हुआ। तो जैसे पैसा ट्रांसफर होने जाएगा यहां पर रिफ्लेक्शन भी गिरेगा, ये एंटर हुआ। अब क्या हुआ, रवि ऑटो पार्ट्स खरगोन वाली पार्टी ने मुझे 1 अप्रैल को चेक दिया, मैंने 1 महीना मेरे घर पे रख के रखा और 1 मई को मैंने बैंक में जमा किया। सेठी होंडा को पहला चेक 1 मई का दिया था, 2 मई को मेरे अकाउंट में से पैसा चला गया। उसी प्रकार से मैंने एक चेक दिया था 1 जुलाई का, मेरे अकाउंट में से 2 जुलाई को पैसा पार्टी को चला गया। और यहां पर एक और चेक है, मैंने पार्टी को 1/9 का 1 सितंबर का चेक दिया था, ये वाला चेक तो मेरे अकाउंट में 1/9 को ही लग गया। तो कुल मिला के अभी आपके यहां पर लिखा है रिकंसिलेशन, इसका मतलब हो रहा है कि अब बैंक क्या करेगा, ये जो डेट है ये मैंने डाल के दी थी और ये जो बैंक की डेट है इस तारीख को बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसा किस तारीख को बैंक ने डेबिट किया या क्रेडिट किया, ये वो डेट होती है और इसी को बोला जाता है बैंक रिकंसिलेशन, हिंदी में बोला जाता है बैंक समाधान विवरण। और एक बार रिकंसिल कर दिया, अब करने की जरूरत नहीं, परंतु अब जो नेक्स्ट एंट्री करोगे फिर उनको आपको बैंक रिकंसिलेशन करना पड़ेगा। तो बैंक कंसिलेशन एक प्रकार से बैंक और आपके बीच में होने वाले ट्रांजैक्शंस के लिए होता है। और इसके बाद आता पेमेंट एडवाइस। अगर मैं किसी कस्टमर को अगर ये पेमेंट एडवाइस भेजना चाहूं तो भेज सकता हूं कि भाई उसको जो पेमेंट गया है उसकी पूरी चेक की डिटेल भी हम चाहें तो दे सकते हैं। ये इस तरीके का हमारा जो बैंक का एक वो होता है, एडवाइस होती है, वो इस तरीके का हम चाहें तो टेली के अंदर बना सकते हैं, जिसके अंदर पेमेंट एडवाइस लिखा है। इस तरीके का बनाने के लिए ही हम लोग यूज़ करते हैं एडवाइस वाला। तो इस तरीके से आपको अगर कुछ समझना है, कुछ चीज़ कंफ्यूज करती है तो आप इस तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। ये हमारे पास प्रॉपर चीज़ें हमने आपको बताई कि किस तरीके से हम बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं। वाई दी वे यहाँ पर ऐसा हो जाए कि मान लीजिए अभी मैंने आपसे गाड़ी परचेस करी और मैंने पीडीसी दिया, उसी प्रकार से ऐसा भी हो सकता है कि हमारा कंज्यूमर जिसको हम गाड़ी बेचें और वो भी हमें पीडीसी दे देगा। तो इसकी ठीक अपोजिट एंट्रियां हो जाएगी। अगर आप चेक रजिस्टर देखना चाहें तो आप यहाँ चेक स्टेटस देख लेना, अवेलेबल चेक कितने हैं, यहाँ पर ब्लैंक चेक कितने हैं, यहाँ पर कैंसल चेक कितने हैं, यहाँ पर आप जाएंगे तो रिकंसिल्ड कितने हैं, अनकंसिल्ड कितने हैं, सबकी सब आपको यहीं पर दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये ओपनिंग बीआरएस सारी की सारी चीज़ें भी आपको यहीं पर दिखने लगेगी। याद रखिएगा जब भी कोई चीज़ देखना है तो पोस्ट डेटेड और ये चेक प्रिंटिंग, चेक को प्रिंट करवाना है, चेक रजिस्टर में जाएंगे टोटल चेक की डिटेल बताएगा। उसी प्रकार से अगर पोस्ट डेटेड में जाएंगे तो जितनी भी एंट्री आपने पोस्ट डेटेड में की, डिपॉजिट का मतलब आपने कितनी बार डिपॉजिट किया, और पेमेंट एडवाइस अगर हम किसी भी चीज़ के लिए देते हैं पेमेंट एडवाइस तो हम लोग दे सकते हैं जिसको भी देना है। और लास्ट आ गया हमारा बैंक रिकंसिलेशन, अगर कोई एंट्री करते हैं तो ये बैंक रिकंसिलेशन में आता है। जिस तरीके से मैंने गाड़ी परचेस करके पीडीसी देकर आया, उसी प्रकार से अगर मैं किसी को गाड़ी बेचता हूँ, मान लीजिए मैंने 1 अप्रैल को या फिर मैंने आज की तारीख में एक F2 बटन दबाया मैंने, और मैंने मान लीजिए 1 अक्टूबर को किसी को गाड़ी बेची, तो उसका नाम आ जाएगा, मैंने यहाँ कर दिया
सागर ऑटोमोबाइल को मैंने गाड़ी बेची, ये आ जाएगा। वो हमारा कौन है, डेटर्स है, तो ये मैंने उसको गाड़ी बेचने वाला हूं। जैसे अभी मैंने परचेस करी उसी तरीके से मैंने गाड़ी बेच दी। यहां पर मैंने सेल्स बटन दबाया और ठीक याद रखिएगा जैसा हम परचेस कर रहे हैं उसका ठीक अपोजिट हमने सेल्स सीखा। अब अगर मैं कंज्यूमर को गाड़ी बेचूंगा तो वो मुझे पीडीसी चेक देगा। मान लीजिए मैंने एक्टिवा 3G बेची, एक बेची, मैंने 60,000 में खरीदी, मैंने 70,000 रुपए में बेची, ये बेच दी। अब गाड़ी बेचने के बाद क्या हुआ, कब बेची, ये डेट ध्यान रखना, 1 अक्टूबर को मैंने गाड़ी बेची। अब क्या हुआ, मुझे कंज्यूमर ने पैसा दिया, 2 पीडीसी चेक दिए। तो अब आपको ठीक उल्टा चलना है। पहले क्या बटन दबाएंगे, रिसिप्ट, फिर कौन सी बटन दबाएंगे, पोस्ट डेटेड। उसके बाद आपको क्या करना है, F2 बटन दबाना। अब कौन सी डेट को सामने वाले ने मुझे चेक दिया, पहला चेक दिया 1/11 का, 11वें महीने का दिया। किससे आया, सागर ऑटोमोबाइल से 35,000 का चेक मिला। एडजस्टमेंट पे जाएंगे, ठीक है। इस चेक को मैं कहाँ जमा करूँगा, मेरी बैंक में जमा करूँगा। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मान लीजिए एडजस्टमेंट में जाता हूँ तो एडजस्टमेंट आ जाएगा। अभी मैंने क्या कर दिया, मान लीजिए एडवांस कर दिया, ये आ गया। पर याद रखिएगा सामने वाली पार्टी ने मुझे 35,000 का एक चेक दिया, ये मैंने कर दिया। अभी मैंने क्या कर दिया, सागर ऑटोमोबाइल से चेक आया, मैंने कहाँ जमा किया, मेरे SBI में जमा किया, एंटर करा, उसका चेक नंबर आ गया, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 आ गया। कौन सी डेट डाल के दी उसने, 1 नवंबर। कौन सी बैंक का चेक दिया उसने, मान लीजिए कैनरा बैंक का चेक दिया, तो हम कैनरा बैंक ले लेंगे। मगर उसने चेक बना के कौन सी तारीख को दिया, उसने चेक 1 अक्टूबर को बना के दिया। तो यहां पर बस याद रखिएगा जो गलतियां होती है वो यहीं होती है। जिस तारीख को चेक बन के आ रहा है और जिस तारीख का आ रहा है, ये 2 डेटें बहुत इंपॉर्टेंट। एक लास्ट चेक भी मैंने ले लिया, पोस्ट डेटेड आया, किस पार्टी से मिला मुझे, सागर ऑटोमोबाइल से 35,000 का चेक मिला। अगेन एडजस्टमेंट किया, इस चेक को मैं कहाँ जमा करने वाला हूं, जो भी चेक की सीरीज थी वो मैंने डाली। कौन सी बैंक का चेक दे रहा है सामने वाला, कैनरा बैंक का चेक दे रहा है। यहां पर जाएंगे, अब आपको रिसिप्ट डेट, कौन सी डेट को आपने चेक बना के दिया, तो मैंने 1 अक्टूबर को बना के दिया। यहां लिख दिया सेकेंड इंस्टॉलमेंट कर दिया, जैसे मैंने दी थी तो वैसे मुझे भी चेक मिले। अब मुझे मिले तो मैं यहां देखने जाऊंगा बैंकिंग में। बैंकिंग में जाने के बाद आप जाइए पोस्ट डेटेड, और यहां पर भी आपको ये 70,000 के 1 ही नवंबर के थे। अगर 2 नवंबर 1 दिसंबर का चेक होगा तो ये 1 दिसंबर, जैसे भी आपको डेट डालना है आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगला चेक 1 दिसंबर का दिया, 1/12 का दिया, तो आप डेट भी बदल सकते हो। तो इस तरीके से एक एक करके हम लोग कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो कहलाती है, इनको अगर आप बैलेंस शीट में देखने जाएंगे तो सारी की सारी चीजें आपको 1 बाय 1 दिखाई देगी। तो याद रखिएगा, अगर आप बैंकिंग पढ़ रहे हैं, अगर आपने बैंकिंग को प्रॉपर इस वीडियो को देखा, तो बैंक से रिलेटेड लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। अगर आप किसी से गाड़ी खरीद के चेक दे रहे तो वो पोस्ट डेटेड पीडीसी हो गया, और अगर कोई कंज्यूमर आपको अगर चेक दे रहा है तो वो भी पीडीसी हो गया। आज की क्लास के अंदर मैंने बैंकिंग के जो ऑप्शन था टैली के अंदर, उसे प्रॉपर सिस्टेमेटिक स्टेप बाय स्टेप आया। इसमें किसी भी प्रकार का कुछ कंफ्यूजन हो, अगर कोई चीज समझ में नहीं आए, और अगर आप कुछ भी और भी कुछ चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जब तक आप इन चीजों को प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। जैसा मैंने प्रैक्टिकल बताया सबसे पहले, वैसा ही आप प्रैक्टिकल करिए और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे तो ज्यादा बेस्ट समझ में आएगा।